हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे व्रत के बारे में। व्रत की परिभाषा, परिधि, त्रिज्या, उसके कॉन्सेप्ट समझेंगे। व्रत क्या होता है, उसकी व्रत क्या होता है, व्रत की परिधि क्या होती है, त्रिज्या क्या होती है, उसके बारे में समझेंगे। जैसे कि यहाँ पर व्रत की डेफिनेशन लिखी हुई है साफ साफ शब्दों में, किसी एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदु से बनी रेखा को व्रत कहते हैं। यानी कोई निश्चित बिंदु है यहाँ पे, ऐसे कि ये निश्चित बिंदु है, से समान दूरी पर स्थित, यानी ये जो बिंदु है इसमें ये समान दूरी पर स्थित है इसके बिल्कुल। तो जो इनसे जो आकृति बनी है इसको हम व्रत कहते हैं। ये जो आकृति है ये व्रताकार आकृति होगी, इसे हम व्रत कहेंगे। गाइस ये हो गया व्रत एकदम, जो गोल सा कह सकते हैं ऐसे हम व्रत। फिर इसके परिधि के बारे में आएंगे। परिधि, व्रत के बाहरी घेरे को और बाहरी घेरे की लंबाई को परिधि कहते हैं। यानी जो बाहरी घेरा है जो व्रत की, ऐसे हम कह सकते हैं ये इसने घेर रखा है, इसका बाहर का एरिया अलग है, इसके अंदर का एरिया अलग है। तो ऐसे ही हम इसकी जो घेरा है और उसकी लंबाई है इसको हम परिधि कहते हैं। जैसे कि हम इसकी परिधि होगी, इसका एक तरीके से परिमाप भी कह सकते हैं इसकी परिधि को। जो इसकी टोटल लंबाई होगी वही परिधि होगी। फिर इसके बाद हम समझेंगे इसके बाद त्रिज्या के बारे में। त्रिज्या क्या होती है? केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। यानी जो इसको व्रत का हम केंद्र कहते हैं। ये हो गया व्रत का केंद्र। और परिधि क्या होती है? ये होती है परिधि। तो केंद्र से परिधि तक की जो दूरी है इसको हम कहते हैं त्रिज्या। तो त्रिज्या को हम डिनोट किससे करते हैं? स्मॉल आर से। वैसे कहीं पर हम आर से भी कर देते हैं, बिग आर से, लेकिन होती आर चाहिए अधिकतर। तो यहाँ पर ये होगी इसकी व्रत की त्रिज्या। केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। यानी जो इसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई है इसको हम कहेंगे त्रिज्या। ओके, ये सब जगह समान ही होगी। ये जैसे यहाँ से लेने से यहाँ भी आ रही है, ये लेने से ये भी आ रही होगी। इसके चारों तरफ किसी भी दिशा में ले लो, ये सब जगह समान ही होती है त्रिज्या। तो केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। अब ओके आज हम समझेंगे जीवा के बारे में। जीवा क्या होती है व्रत की? जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, परिधि से परिधि तक खींची गई एक सरल रेखा को व्रत की जीवा कहते हैं। यानी एक सरल रेखा कहाँ से परिधि से परिधि तक। यानी हमने यहाँ से कोई परिधि है, यहाँ से कोई सीधी सरल रेखा है, परिधि से परिधि तक खींच दी, तो इसको क्या कहेंगे? ये होगी व्रत की जीवा। अब ऐसे व्रत की कितनी जीवा हो सकती हैं? व्रत की कितनी भी जीवा हो सकती हैं। ऐसे हम यहाँ से खींच लें, ऐसे खींच लें, और छोटी करें तो ऐसे खींच लें, बड़ी करें तो ऐसे खींच लें, यहाँ से ऐसे भी खींच सकते हैं। ये जो होगी ये होगी व्रत की जीवा। जैसे तो मैं यहाँ बता देता हूँ, जैसे कि ये व्रत है कोई, ऐसे मान लो इसका ये केंद्र है, तो ये जो जा रही है ये जीवा होती है। यानी परिधि से परिधि तक की दूरी को हम जीवा कहते हैं। ओके, अब हम समझेंगे व्यास के बारे में। व्यास क्या होता है? केंद्र से जाने वाली जीवा को व्यास कहते हैं। यानी ऐसे ये जीवा है, इसको हम केंद्र से ले जाएं ऐसे करके, तो ये जो हो गया ये इसको कहते हैं व्यास। जो केंद्र से जा रही है जीवा उसे व्यास कहते हैं। अब इसकी दूसरी डेफिनेशन निकालना चाहें व्यास की, तो ऐसे भी तो कह सकते हैं हम, जैसे परिधि को मिलाने वाली वह रेखा, परिधि को मिलाने वाली वह रेखा जो केंद्र से गुजरती है। तो ये मतलब केंद्र हो गया, यहाँ से और गुजर रही है, तो इसको हम कहते हैं व्यास कहलाती है। जो जैसे अब मैं यहाँ पर समझाऊँ, जैसे ये व्रत का केंद्र हो गया, व्रत का केंद्र हो गया ऐसे ही है ना। अब यहाँ से डेफिनेशन क्या है? परिधि को मिलाने वाली वह रेखा जो केंद्र से गुजरती है। यानी यहाँ से परिधि मिलाएं, ये केंद्र से होकर गुजर ही रही है और ये परिधि को भी मिला रही है, तो इसे हम व्यास कहेंगे। जैसे ऐसे हम डी से प्रदर्शित करते हैं, डी से। अब आगे हम समझेंगे इसकी त्रिज्या और व्यास में संबंध। अब ऐसे हमने अभी व्यास समझा, व्यास की दो बात खास होती हैं। जैसे कि व्यास व्रत की सबसे बड़ी जीवा होती है। हम ऐसे व्यास जो है, अब यहाँ से समझो डायग्राम की मदद से, जैसे कि ये हो गया व्रत, ये इसका केंद्र है, ये है इसका व्यास। अब मैं क्यों कह रहा हूँ कि व्यास व्रत की सबसे बड़ी जीवा होती है। जैसे आपने जीवा देखा ये होगी, लेकिन आप ऐसे खुद सोचो कि ऐसे जो केंद्र से होकर गुजारेंगे तो यहाँ पर व्रत सबसे ज़्यादा चौड़ा होगा, सीधी सी बात। और सबसे ज़्यादा चौड़ा होगा तो व्यास जो है सबसे बड़ी जीवा होगी, जीवा यानी सबसे बड़ी होगी यहाँ पर जीवा। जब जीवा सबसे बड़ी होगी तो उसी को हम व्यास कहते हैं, जो सबसे बड़ी जीवा होती है। ये भी तो लिखा था डेफिनेशन में। तो व्रत की सबसे बड़ी जीवा को व्यास कहते हैं। तो यानी यही यहाँ पर लिखा है, व्यास की व्रत की सबसे बड़ी जीवा होती है। तो यानी जो जीवा सबसे बड़ी होती है, ये भी तो कह सकते हैं कि जो सबसे बड़ी जीवा है व्रत की उसे हम व्यास कहते हैं। ओके गाइस, अब दूसरा पॉइंट है, व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है। अब इसे भी समझ लो। जैसे केंद्र तक होती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आर, केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी को कहते हैं हम आर। अब इसे चाहे इधर ले लो, ये भी आर ही होगी, तो केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी आर होगी। अब इसे ही हम पूरी दूरी को कहते हैं डी। तो यहाँ पे यही लिखा है कि d इजिकल टू 2r, यानी एक आ रही है, एक आ रही है, तो इसी को हम कहते हैं d इजिकल टू 2r। यानी जो इसका व्यास है
वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। यानी एक त्रिज्या ये रही, एक त्रिज्या ये रही, 2 गुना होगी। ऐसे व्यास ऐसे भी ले लो तो क्या हो गया, तो ये रही यार एक, ये रही यार एक, तो भी तो 2 गुना ही होगी यार इसकी। और इसे हम ऐसे अलग तरीके से कैसे लिखेंगे, इसे हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं हम, r=d/2, यानी कि जो व्यास है उसकी आधी होती है त्रिज्या। बात तो एक ही है। इस पर हम कुछ सवाल भी करेंगे लेकिन बाद में करेंगे। अब आते हैं एक टॉपिक पर, सकेंद्रीय वृत्त यानी कॉन्सेंट्रिक सर्कल। जब 2 या 2 से अधिक वृत्तों का केंद्र एक ही हो तो वह वृत्त सकेंद्रीय वृत्त कहलाता है। ऐसे आप खुद ही समझो, जब 2 या 2 से अधिक वृत्त हों, यानी कि एक वृत्त ये रहा और एक वृत्त ये रहा, इसी का बिल्कुल केंद्र सेम है, दोनों का केंद्र समान है, केंद्र एक ही हो। इसका केंद्र ये है, एक इसका भी केंद्र है, तो इसकी r मान लो इसकी त्रिज्या, और इसकी त्रिज्या मान लो, इधर को मान लो बिगाड़, तो इसका केंद्र तो एक ही है, तो इन्हें कहते हैं सकेंद्रीय वृत्त। सकेंद्रीय वृत्त ये क्या कहलाएंगे, सकेंद्रीय वृत्त। यानी कि ए हो गई, ए वृत्त मान लो, इसे बी वृत्त मान लो, तो ए और बी क्या है, सकेंद्रीय वृत्त है, इसे हम सकेंद्रीय वृत्त कहेंगे। इतना ही सकेंद्रीय वृत्त गाइस, ये सकेंद्रीय वृत्त कहलाते हैं। धन्यवाद।